बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। आज पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी यानी 12 से 13 करोड़ लोग मास्क लगाने पर मजबूर हैं। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखे जा रहे हैं, स्कूल भी मजबूरन बंद करने पड़े हैं। मुआशी सरगर्मियां शदीद मुतासर हैं, लेकिन परेशानी उस वक्त मजीद खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई जब वबाई अमराज फैलने लगे। इस वक्त लाहौर, मुल्तान और गिरदोनवा में आंखों में शदीद जलन, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार बढ़ता जा रहा है। और सैटेलाइट की नजर से जब देखा जाए तो जमीन नजर ही नहीं आती, सिर्फ स्मॉग ही स्मॉग दिखाई दे रहा है। एक ऐसे वक्त में जब वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बाकू में माहौलियाती तब्दीली से जुड़ी कॉन्फ्रेंस COP29 में शिरकत कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए COP28 में यही शहबाज शरीफ PDM1 के दौर में वजीर आजम थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे और $9 अरब से जायद के प्लेजेस लेकर आए थे। पर आज तक मालूम नहीं हुआ कि उसके बाद हुकूमत ने उन प्लेजेस को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ किया या नहीं, क्योंकि स्मॉग से लड़ते करोड़ों पाकिस्तानी ये मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि खुदारा माहौलियाती तब्दीली से लड़ने के लिए इकदाम किए जाएं। लफ्जी गोला बारी से अब काम नहीं चलेगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी की। पुलिस लाइंस पेशावर की मस्जिद में 31 जनवरी 2023 में खुदकुश हमला करने वाले खवारिज का सहूलतकार आखिर गिरफ्तार हो ही गया। गिरफ्तार दहशतगर्द वली मोहम्मद पुलिस में मौजूद काली भेड़ निकला। सहूलतकार ने सिर्फ 2 लाख रुपए के एवज 86 साथियों को शहीद किया था। बात करें अगर मौजूदा मुल्की सूरत हाल की तो हुकूमत की नजरें साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को नवाजने पर बराजमार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काजी फायज ईसा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत में अब सिर्फ 2.5 माह बचे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को आज इस्लामाबाद पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया और फिर रिहा भी कर दिया। गिरफ्तार अफतार में उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा भी शामिल थे। और हम ये भी जानते हैं कि वो घड़ी आ गई जिसका था सबको इंतजार, यानी आईनी बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला आखिरकार हो ही गया है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात और बेंचेस की तश्कील के मामले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास हुआ। यह इजलास जस्टिस जमाल मंदोखेल क्योंकि चीन में है तो उनकी चीन से वापसी के बाद यह इजलास बुलाया गया है और यही बताया गया जराये की जानिब से कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने टेलीफोन पर कमेटी मीटिंग में शिरकत की, जबकि मीटिंग में पहले आने वाली दरखास्तों का जायजा भी लिया गया। कानून साजी से मुतालिक एक अहम खबर यह भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लिमानी मामला देखने के लिए कानून साज कमेटी तश्कील दे दी है। पीपल्स पार्टी की कानून साज कमेटी में सीनियर रहनुमा नवीद कमर, शरीफ रहमान, फारूक नाइक, शहादत अवान, सेंटर जमीर घुमरो जो आज हमारे प्रोग्राम में भी हैं वो भी आएंगे और शाजिया मरीब इस कमेटी में शामिल हैं। और आखिर में हम बात करेंगे IMF की, जिसकी मुलाकातें इस्लामाबाद में इस वक्त जारी हैं। हुकूमत को 2 रास्ते दिखाई दिए गए IMF की जानिब से। पहला, हुकूमती अखराजात कम करो वरना मिनी बजट लाने को तैयार हो जाओ। आम पर मजीद टैक्स का बोझ भी डालने के लिए तैयारी कसने को कहा गया है। 189 अरब टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है, कम जमा हुए हैं। ताजर दोस्त स्कीम जिसमें 10 अरब रुपए जमा होने थे, सिर्फ 17 लाख रुपए जमा हुए हैं। लगता है हुकूमत को ताजरों से दोस्ती करने के लिए कोई नया रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन विदाउट एनी फर्दर डिले गुफ्तगू को आगाज करेंगे। मेरे साथ उस वक्त ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका कोई तारुफ नहीं है, जितना भी उनका बड़ा तारुफ करूं कम होगा। एडवोकेट हैं, मुल्क के लीडिंग कानूनदान हैं, एतजाज एहसन साहब, सियासतदान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। एतजाज साहब, फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, आप जानते हैं कि सर इस वक्त स्मॉग ने आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी को परेशान किया हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर मुतासर हो रहा है। सैलाब आए रोज़ हर दूसरे तीसरे साल आ जाते हैं। डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट कैन टैकल दिस इशू? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब COP28 में भी 9 बिलियन रुपीस के प्लेजेस लेकर आए थे। आपको लगता है कि सर ये स्मॉग की सूरत हाल मजीद खौफनाक होती जाएगी? जी बेशक ये जो शरीफ खानदान है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ ये 1981 से ये पावर कॉरिडोर थे। yes. और अक्सर इन पावर 1981 में मियां नवाज शरीफ को जनरल रज़ाउल हक ने पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर मुकर्रर किया। okay. उसके बाद 1985 में आप चीफ मिनिस्टर हो गए पंजाब के और पंजाब सारा आपके मातहत था। 1990 में आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट
तो आप सब कंटिन्यूस ये कहते हैं कि जी ये खराब हो गया, उसने खराब कर दिया। ये खराब मतलब खराबी में हर चीज में ये शामिल है। यहाँ इन्होंने खुद इनकी फैसले गलत कर रहे हैं। जिसका इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज का को फ्री मूवमेंट कर दिया था एंड नो क्वेश्चन आस्क्ड, अगर आप बाहर से करेंसी लेके आए अंडर द 1992 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, हम भूल जाते हैं। इन्होंने ये क्या कहा कि जी आप अगर फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, जितनी भी जो भी है उसकी कोई मनी ट्रेल कोई पूछेगा ही ना, टैक्स वाला पूछेगा ना, कोई इन्वेस्टिगेशन FIA वाला कोई भी नहीं, स्टेट बैंक कुछ नहीं, आप पैसे ला। अब होता क्या था, एक क्लिक से 20 करोड़ पाकिस्तानी जाते थे लंदन। लंदन में वो जब पहुंच जाते थे वो सीव हो गए, आ गए उनके खातों में वो 1 मिनट में, और दूसरे क्लिक से वो पैसे डॉलर की सूरत में पाकिस्तान वापस आ जाते। अब डॉलर में की चूंकि वो कन्वर्जन हो गई होती थी, उसका 2 क्वेश्चन था। तो इससे बड़ी इन्होंने ये इस तरह की बर्बादियां की। पर आज तो उनका ये जब हम डूबे हुए हैं इस जहरीले बादल नुमा गहर की, जिसको ये आज हम मान रहे हैं कि बहुत पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 को टच कर रहा है कहीं कहीं पंजाब में। दूसरी रोज आप सोचें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब सीधी कहाँ है, और गई है ड्यूरिंग दिस ये नहीं क्राइसिस की सूरत हाल में ट्रैवल कर रही हैं वो ट्रैवल कर रही, कहाँ ट्रैवल कर रही, जिनीवा, किस पर्पज के लिए जा रही। अब वो पर्पज उनका, अब जब तशरीफ रहेंगी वापस तो उनके चेहरे पे दिखाओ तो नजर आए। हम उससे ज्यादा मैं बात नहीं करना। राइट। अब ये बताइए सर, काजी फायज ईसा साहब के लिए भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से नवाजा जाएगा। आप इस खबर को कैसे देखते हैं सर? मैं समझता हूँ ये नहीं हो, वो तो डिजास्टर है, वो तो मुतनाज़ा ही इतना है। और इलेक्शन से मुताल्लिक़ उसका सिंबल ले लिया, और वो सिंबल उसका नहीं होता। सिंबल दरअसल वोटर की प्रॉपर्टी है। इट इज ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के 1988। उन्होंने बोल दिया ये फंडामेंटल राइट है, बट एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट पार्टी का नहीं है, ये तो उस वोटर का है जो अनपढ़ है। और हमारे यहाँ 70-75% आबादी अनपढ़, वो अपने वोट का हक किस तरह इस्तेमाल कर सकता है? तो वो पढ़ तो नहीं सकता ना, वो खातून 70 साल की वो कर सकती है 30 नामों में अपने कैंडिडेट का नाम। तो उसको एक हर कैंडिडेट को एट्रीब्यूट कर दिया जाता है, या हर पॉलिटिकल पार्टी को एक निशान। अब जिस तरह बल्ले का निशान, तीर का निशान पीपल्स पार्टी का, और शेर का निशान मुस्लिम लीग नवाज। अब ये जैसे मैंने अर्ज किया, ये निशान असल में उस वोटर का। आप अगर 2 करोड़ वोटर में एक निशान को, तीर को रोज लगाए डाले, और वो तीर का निशान आप अगले बैलेट पेपर में नहीं होगा, तो आपने उस ना दहिंदा वोटर को डिसएंफ्रेंचाइज कर दिया, उसका वोट निकाल दिया, वो डाल ही नहीं सकता वो। राइट। एजाज साहब, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट। बेसिकली सर, आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है और मेरी टीम चाहती है कि आपकी आवाज हमारे व्यूअर्स लिए पहुंचे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं व्यूअर्स, स्टे विद अस। वापस आएंगे, एजाज साहब की आवाज बेहतर होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू 365 डिग्रीज। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ उस मौजूद हैं फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद अली सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपके वक्त के लिए। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जमीर घुमर साहब ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, जो कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कमेटी तश्कील दी है, उसके मेंबर भी हैं। हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सूरत थेबो साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया थेबो साहिबा फॉर योर प्रेशियस टाइम। एंड अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे डिस्कशन का हिस्सा होंगे, चेयरमैन
तहरीक जवानान पाकिस्तान, दिफाई तज्जियाकार, यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सरफराज साहब, आई वांट टू स्टार्ट डिस्कशन विद यू। कल आपके एक लीडर कहते हैं, आपके एक रहनुमा कहते हैं अली मोहम्मद अली खान साहब कि बानी पीटीआई इसी महीने एहतजाज की कॉल देंगे। आज फिर आपके बाकी जो लीडर्स हैं वो गए जब बानी से मिलने के लिए, तो अडियाला में उनको पहले अंदर कर लिया, थोड़ी देर अंदर की हवा खिलाई, फिर उनको छोड़ दिया, इशारतन बता दिया गया, और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब तो हमारे कानून नाफिज करने इदारों को खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं वो। ऐसे सिनारियों में सर आप यकीनन आपको इशारा तो मिल गया है कि खामोश ही से रहें और इसी तरह गाड़ी चलने दें, ज़्यादा एहतजाज ना करें। डू यू थिंक इस सिनारियो में आप लोग एहतजाज कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, ये 3-4 चीजें जिन पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। आपका सवाल तो वैलिड है, इशारा मिल गया। एक एहतजाज की भी बात हुई कि एहतजाज की कॉल देंगे, तो एक बेहुदा किस्म की जस्टिफिकेशन बनाते हुए दफा 144 के नाम पे हमारे जो लीडरान पार्टी के खान साहब से मुलाकात करने गए, उनको ये बताया गया कि अगर आपने मुलाकात करने के लिए आना है तो आप एक एक गाड़ी पे अलग-अलग आए, अगर आप इकट्ठे आएंगे तब दफा 144 लग जाएगा। एक आए, एक अंदर चला जाए, उसके बाद दूसरी गाड़ी रुके। वो एक मजाक बना हुआ है इस मुल्क के अंदर जो आज सबने देखा। और वहां पे अडियाला चौकी पे उनको बिठा के खान साहब से मुलाकात के बगैर उनको भेज दिया गया। इसी किस्म की हरकतें होती हैं जो अल्टीमेटली, देखिए सप्रेशन की एक लिमिट होती है। ऐसी हरकतें जब हुकूमतें करती हैं ना, तो उसी के बाद ही फिर लोग सड़कों पे आते हैं। जब कानून नाम की कोई चीज नहीं रह जाती और काजी फायज ईसा जैसे नापसंदीदा शख्स जो अभी दुनिया में आप सर छुपाने के लिए या मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं ढूंढ सकता, जहां जाता है उसके उनके काजी फायज ईसा साहब के जो अहकामात थे और जो उनका कंडक्ट था एज अ जज, उसी की वजह से लोग जिधर जिधर काजी साहब जाते हैं उधर उधर पीछे पीछे लोग जाते हैं। अब पाकिस्तान में 2 शख्सियतें ऐसी हैं जो सोने की भी बन के आ जाना तो शायद लोगों की नफरत उनसे खत्म नहीं हो सकती, जिसमें एक काजी फायज ईसा साहब है, एक सिकंदर सुल्तान राजा साहब है। अब अल्लाह अल्लाह करके एक तो चला गया, अब दूसरा जाए तो आपने इस मुल्क के निजाम के और अवाम के मुंह पे थप्पड़ मारना है, तो आप इस किस्म का मजाक करें। मजाक से भी ऐसी बात करें तो मेरे ख्याल में गुनाह के जुमरे में आएगा कि काजी फायज ईसा जैसे कंट्रोवर्शियल शख्स, जिसने एक सियासी जमात का सिंबल लिया, जिसने इस मुल्क के इलेक्शन को सारे को तबाह किया, उसकी सैंक्टिटी को बर्बाद किया, और जमाती थे, और बाद में फिर नए से नए बयान दिए कि नहीं जी नहीं, मैंने तो ये ऐसे कहा ही नहीं था। उस शख्स को आप दोबारा बात करेंगे जी आप इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे। एहतजाज होगा, और एहतजाज होने की वजह सबसे ये बड़ी यही है कि हमारी जिस तरीके से ऑपोजिशन को क्रश किया जा रहा है, और ये जॉइंट ऑपोजिशन भी शायद ख्याल में ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद भी बनने को है। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पे JUIF के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी ये बात की और बड़ी खूबसूरत बात की कि हुकूमतों का हिस्सा होता है एहतजाजों को फरोग देने में। जिस तरह से ये JUI के साथ भी इन्होंने ड्रामा किया और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जिस तरह JUI ने भी इनका साथ भी दिया और उनको धोखा देते हुए उसके बाद आर्मी एक्ट में तरमीम की गई और दोबारा एक शब खून मारा गया, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। और जिस तरीके से कौमी असेंबली को एक ऐसी जगह बना लिया गया जहां बैठे आप साल के रिकॉर्ड तोड़े, आप सुबह उठे वहां 2 मिनट के लिए जाएं, जाके 5-10 कानून पास करें, उधर ही मौके पे पेश करें, मौके पे पास करें और वापस आ जाएं, और इस मुल्क के आइन को आप तबाह करने पे लगे हुए हैं। व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट कि लोग अब सड़कों पे नहीं आएंगे? और लोगों ने जब सड़कों पे आना है उसकी वजूहात है, उसकी सबसे बड़ी वजह तो अब फाइनेंशियल डेप्रिवेशन है, लोगों की गुर्बत बढ़ती जा रही है। और आप ये जो पेशावर वाला वाकया था, सॉरी मैं चीजों को थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा हूं, उनकी तरफ भी मैं ध्यान करना चाहता हूं। आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात भी की, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे पहले आ जाता हूं। 20 साल 30 साल 40 साल से आप हुकूमत में हैं, आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरफ आपका ध्यान नहीं रहा। और आप ये आज अगर आप सारे पंजाब में हर शहर के अंदर आपका 800 पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा हो और 100 से नीचे होना चाहिए, एक्चुअली ये कोई बुरा नहीं है, ये टॉक्सिक है, लोग जिंदा नहीं रहेंगे। आपका इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कांस्टेबल मोहम्मद वली, जिसकी आज सुबह से चर्चा है कि जी उसको पता लग गया जी कांस्टेबल मोहम्मद वली साहब ने 2 लाख रुपए में एक 100 जाने ले ली। क्यों ली?
वो इसलिए ली कि आज हमने 1.5 साल के बाद हमारा सारा फोकस इस चीज पे है कि हम 1.5 साल के बाद ये पता करने में कामयाब हो गए कि कैसे मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ, कैसे अफगानिस्तान से फंडिंग हुई, किस तरह एक कांस्टेबल ने सरफराज साहब, आप सारी खुद बातें का अभी कर लेंगे तो फिर मैं आपसे अगला सवाल क्या करूंगा? आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए, कुछ तो मेरे लिए छोड़ देना मुस्तकबिल के लिए। और मेहमान भी बैठे हैं, घुमरो साहब भी नाराज मैं हो रहे तो हैं, अब्दुल्ला साहब चले भी देख रहे हैं कि हमारा वक्त मैं कब अपनी आएगा। अगली खातून भी अगली हमारे बारी साथ का इंतजार मौजूद है, करता सूरज साहब वो भी वेट हूं। कर रही बिल्कुल है। ठीक है। घुमरो साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क यू घुमरो साहब, क्यों जी जरूरत जी। पड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कमेटी तश्कील देने की, और आपकी नजर में इससे क्या फायदा होगा सर? मेरे ख्याल में ये कमेटीज तो होती हैं हर पार्टीज की, और वो इनफॉर्मली तो होती हैं। वो लेजिस्लेशन को एग्जामिन करने के लिए जो भी बिल्स आते हैं और जो भी हाउस में बिजनेस आता है तो उस पे तो पार्टी की होती हैं। इस वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो उस सिस्टम को रेगुलराइज करने के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला कि उसको जो है मजबूत किया जाए और इस पे इफेक्टिव किया जाए। उससे क्या है कि पार्लियामेंट में जो भी बिजनेस आएगा और जो भी बिल्स आएंगे, जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी लॉ में, उनको वो कमेटी एग्जामिन करेगी अकॉर्डिंग टू द पार्टी पॉलिसी, और फिर जो है वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो लेजिस्लेशन यानी होगी। हुकूमत तो मेरे ख्याल अपने में ये इत्तेहादियों को बाईपास करके कोई बिल पेश नहीं कर पाएगी, सबको पहले से मालूम होगा कौन से बिल पेश किए जाने हैं। जिस तरह कानून साजी अभी हुई है वैसे नहीं होगी दोबारा। मेरे ख्याल में कानून साजी करना तो पार्लियामेंट का काम है। जी जी। और जैसे तहरीक इंसाफ ने जो कानून साजी 100 ऑर्डिनेंस लाए थे, वो भी सबको याद है। कानून साजी करना तो पार्लियामेंट का काम है। और उसमें ये इल्जाम लगाना कि जल्दबाजी है, ये है, भाई जल्दबाजी कभी कभी जो है वो इम्पोर्टेंट बिल्स होते हैं तो वो डिबेट उन पर होना चाहिए। हम यानी तो जो कहते हैं जो कि जो हर बिल जो पर डिबेट होना चाहिए, हर परसेप्शन बिल पर परसेप्शन डिबेट। लिया जा रहा है कि शायद कंसेंसस प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाता है तमाम पार्टी में कानून साजी से पहले, इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है ताकि मेक श्योर किया जाए कि पीपल्स पार्टी हर पेज पे ऑन बोर्ड हो। मेरे ख्याल में इसमें इश्यूज होते हैं जब जो है वो अचानक गवर्नमेंट साइड से कोई बिल आता है और पार्टीज को, जो कोalition पार्टनर्स को, उनको नहीं बताया जाए या उस पर डिबेट नहीं होता। हमारा तो यही पर्पज होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि हर बिल पर डिबेट हो। जैसे कि ये बिल लास्टली लाए गए तो इस पर भी डिबेट होना चाहिए, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तो वैसे पार्लियामेंट का वैसे है, तो मेजॉरिटी से जो है वो। घुमरो साहब, पीपल्स पार्टी को अच्छा लगेगा अगर काजी फायज ईसा साहब को इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए सर? मेरे ख्याल में ये तो एक्चुअली ये अजम्पशन है या प्रिजम्पशन है। लेकिन जो कानून में जो है या आइन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो यही है कि वो अपोजिशन और गवर्नमेंट के सलाह मशवरे से होता है। और अपोजिशन जब उसमें लूप में होगी तो मेरे ख्याल में वो नेम एक्सचेंज करते हैं, उसमें बड़ी वो डिस्कशन होती है, डिबेट होता है, उसमें बड़ी कंसल्टेशन होती है। ऐसे नहीं होता कि कोई जो है वो नाम आ जाए और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए। मेरे ख्याल में ये ऐसे नहीं होगा। और ये प्रिजम्पशंस हैं, प्रिजम्पशंस पर आदमी क्या कमेंट करे। ठीक सर, यू राइट। थेबो साहिबा, ऑफ कोर्स आप रूलिंग पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मैं आपसे आखिर में सवाल करूंगा, प्लीज एक्सक्यूज। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी नज़र में जो आज हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि एक तरफ पंजाब की पूरी आबादी, आधी से ज़्यादा मुल्क की आबादी मास्क लगाए घूम रही है, स्मोक का मुकाबला कर रही है, और उसी सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा घूम रही हैं दुनिया भर में, और इलाज की वजह बताई गई है कि वो ट्रैवल कर रही हैं, मजबूर थी, उनको जाना था, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। ऐसी सीरियस सिचुएशन में एतजाज साहब की नज़र में मरियम नवाज साहिबा को बाहर नहीं होना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स काजी फायज ईसा के बारे में जो खबरें हैं इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है पंजाब की जो अभी सूरत हाल बनी हुई है और मुल्क में जो इस टाइम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसकी डिटीरिएशन कोई 1-2 दिन में तो हुई नहीं है, और एक बहुत अरसा, तवील अरसा है। और हम जो अवाम है वो भी इसके जिम्मेदार है, सिर्फ हुकूमत नहीं है। उसमें आप देखें कि हुकूमत ने रेगुलाइजेशन नहीं की रिक्शों के ऊपर और इस तरह से धुएं के ऊपर, और अब भी पंजाब में आग लगाई जाती है, गई जाती है दीगर जगहों पे। जब फसल खत्म होती है तो पोटेशियम लेने के लिए आग लगा दी जाती है। लेकिन इसके अंदर भारत के हवाले से जो दिल्ली से जो एक हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है पिछले काफी अरसे से, वो भी हम देख रहे हैं, और दिल्ली इसको कबूल भी करता है। ये नहीं है कि वो कबूल नहीं करते। उनके आप पेपर्स उठा के देख लें, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख लें, तो उसमें सारा का सारा कसूर पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन इससे हैविंग सेड सो, मेरा ख्याल है कि जरूरत है कि हमें बकायदा एक, मेरे ख्याल में हंगामी तौर पे पाकिस्तान को इसके ऊपर इकदाम करने चाहिए। और पाकिस्तान अगर ये इकदाम नहीं है
राइट। मतलब सही नहीं है। Right. क्रिटिसिज्म का निशाना जो बना रहे हैं हम, क्रिटिसिज्म कल को तो ये अपने शहरों में भी पहुंचेगा। ये ना हुआ खैबर पख्तूनख्वा बचेगा, ना इसके अंदर सिंध बचेगा, ना बलूचिस्तान बचेगा। दूसरी बात जो जहां तक काजी फायज ईसा का है, देखें अब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो प्राइम वजीर आला है, वो उनकी मर्जी है वो कहाँ से इलाज कराए। शी कैन अफोर्ड, शी कैन गो एनीवेयर शी वांट्स। और इससे पहले क्या माजी में दीगर जो हमारे सियासी लीडरान हैं, क्या उन्होंने इलाज अपने बाहर से नहीं कराए? हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में इतनी क्वालिटी के अस्पताल बनाए जाएं कि बाहर लीडरान को जाना ना पड़े। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं व्यूअर्स, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बिजली के बुरान के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स मरियम नवाज साहिबा की, स्मॉग की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, हमारे फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। हम जानते हैं बहुत बड़ा दहशतगर्दों का सहूलतकार पकड़ा गया है। सूरत थेबे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एंड ऑफ कोर्स PMLN का मौक़िफ़ मुझे प्रोग्राम में अभी तक शामिल नहीं किया था, करना बहुत ज़रूरी है। सूरत साहिबा, लोग ये पूछ रहे हैं कि पंजाब के करोड़ों लोग लगाए आलूदा सांसें ले रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा दुनिया के खूबसूरत तरीन मौसम के मज़े लूट रही हैं, और वहाँ पे इलाज के बहाने तो वो गई हैं, लेकिन जो फुटेजेस वहाँ से नज़र आ रही हैं हमें लग नहीं रहा कि सिचुएशन वाज दैट सीरियस कि ये ट्रीटमेंट डिले हो सकती थी। योर ओपिनियन एंड व्यूज़ ऑन इट मैडम। मेहरबानी आपकी। सबसे पहले तो मुझे एतजाज हसन पे अफसोस हो रहा है, क्योंकि उसको तो अपनी पार्टी तो लिफ्ट नहीं करा रही, लेकिन अब ये उधर उधर हाथ पांव मार रहा है और नून लीग पर तनकीद करके उधर अपनी जगह बना रहा है। देखो, एक बीमार है, पर आप क्या चाहते हैं कि वो स्ट्रेचर पे हो तब बीमार होगी? जब वो उस मुल्क में गई है तो जाहिर है, अभी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसको बड़ी जिंदगी दे, बीमार है। लेकिन ये लोग, ये जो PTI वाले हैं, उस वक्त भी जब तुम नवाज जो है वो मौत के दहाने पे थी, तो उधर की उधर उसके जाकर उधर उनको तंग करते थे और कहते थे कि वो बीमार नहीं है, वो बीमार नहीं है। इस तरह की ये हरकतें करते हैं, लेकिन बाकी इनको ये सूझ नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे जानवर छोड़े हुए हैं जो शरीफ लोगों पर, आपने देखा होगा, कुछ लोग जाते हैं ना गलियों में उधर उधर, वो आकर उनको तंग करते हैं इस तरह के। तो वो काजी साहब को भी करते रहते हैं, शरीफ बंदे को, वो उनको जो है ना, वो बाबा डेम वाला तो नजर नहीं है, वो शरीफ जज था, वो जस्टिस था, जिसने मुल्क की तबाही की, जिसने कानून की धज्जियां उड़ा दी, वो उनको नजर ही नहीं आता। वो गुड टू सी वाले जो जज है वो भी अच्छे थे, पर जिसने कानून और इंसाफ का बोलबाला किया वो उनको गलत लग रहा है। ये उस वक्त ये पंजाब कैसा था जो गन का ढेर बना हुआ था, जब उस्मान बुज़दार थे, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। ये फोक लोग जो है, ये जो है वो आता रहता है। और मरियम नवाज जिस तरह से पंजाब की खिदमत कर रही है, वो भी दुनिया देख रही है। इंशाल्लाह इसको भी बेहतर बनाएगी, इंशाल्लाह। वो पाकिस्तानियों का मैडम कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें। केपी नजर नहीं आता, जहाँ का वजीर आला जो है बस मुल्क पे चढ़ाई करने के लिए बस रात दिन सोचता रहता है, उसको अपने सूबे की तो कुछ नहीं है। मुल्क के मैडम गरीब अवाम का हाल यही है, कोई ना कोई उन पे चढ़ाई कर ही रहा होता है। मुझे ये बताइए मैडम, अवाम का एक मुतालबा है कि ऐसा कानून ही बनाया जाए कि हर सियासतदान, हर रुकने पार्लियामेंट, हर ब्यूरोक्रेट, हर अस्करी हुकाम इलाज कराएगा तो सिर्फ पाकिस्तान में कराएगा, बाहर जाके नहीं कराएगा। इसी बहाने हमारे यहाँ फैसिलिटीज बेहतर हो जाएंगी मैडम, डोंट यू थिंक सो? देखिए, इलाज कराना हर इंसान की अपनी मर्जी से कहाँ भी करा सकता है, लेकिन कानून पास होता है तो भले करे, वो कानून साजी हो जाती है तो भले आ जाए। लेकिन इलाज जहाँ पे भी इंसान कराना चाहता है वो उनकी अपनी मर्जी होती है कि कहाँ वो चाहता है कि कौन सी अस्पताल में कराना है, कहाँ पे जाना है, किस शहर में जाना है। बहुत सारे लोग हैं, हम दादू से बिलोंग करते हैं, हम कराची आ जाते हैं इलाज कराने, हम हैदराबाद जाते हैं, लोग पंजाबी आ जाते हैं, कुछ लोग पंजाब से कराची भी आ जाते हैं। तो इस तरह से नहीं होता कि आप लोग जो है उसको महदूद कर दे कि यहाँ से इलाज कराना है, यहीं से नहीं कराना, पर कानून साजी हो जाती है तो बेहतर है। राइट मैडम, जो भी हो। राइट मैडम। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब एक और इम्पोर्टेंट इशू है, वो जो हमारी यकीनन बड़ी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारे जवानों की, बहुत बड़ा सहूलतकार हमने पकड़ा है, पुलिस में शामिल हुआ 2019 में, 2022 में
दहशतगर्द तंजीम से जुड़ा, 2023 में धमाका कर दिया, 2024 के इख्तिताम पे हमारी फोर्सेस ने उस सहूलतकार को पकड़ लिया और भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। एक तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अब्दुल्ला भाई, एक दौर था कि जब ये धमाका हुआ था तो बहुत सारी कुव्वतें थीं जो प्रोपेगेंडा कर रही थीं, जो ये कह रही थीं कि ये ड्रोन हमला हुआ है। इसमें पीटीआई वाले भी थे। शोएब शाहीन साहब की जो बात मेरे सामने से आ रही है, वो कहते थे कि इल्ज़ामात लगते हैं कि आप लोगों के बेडरूम्स में कमरे लगाकर बैठे रहते हैं, तो मुल्क की सिक्योरिटी का काम कौन करेगा। तो ऐसी बातें शोएब शाहीन के नाम से, दूसरी जमातों के नाम से, बाहर बैठे सहाफ़ियों के उससे, कि वो लोग झूठ बोलना चाहते थे और वो लोगों को गुमराह करना चाहते थे कि ये कुछ और हुआ है, ये अंदर का ही एक मिशन है, हमारी फोर्सेस को बदनाम करना चाहते थे। तो क्या आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया अब्दुल्ला साहब? देखें, बात यह है तलहा भाई कि ये तो बेनकाब तो वो हुए पड़े में है अभी, और इससे क्या। लेकिन असल में बेनकाब होने बात नहीं है, शर्मसार होना चाहिए ना। मसला ये है कि ऐसे के ऊपर कोई कानून भी बनना चाहिए। अभी मेरी बहन बात कर रही थी कि जी कोई अगर कानून साजी हो जाए, या आप भी कह रहे थे कि अगर मेडिकल के हवाले से, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले पे कानून साजी होनी चाहिए। बेजाय इल्ज़ाम तराशियाँ, मनफी प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, बदजन करना, स्टेट के मुतल्लिक बगावत को ऊपर उकसाना। देखिए, किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में ऐसा नहीं हुआ करता। हद यह है कि आपने खुद देख लिया कि कैपिटल हिल के ऊपर जब हमला किया गया तो सिर्फ स्पीकर की कुर्सी पे खड़े होने के लिए उसको 18 साल कैद हो गई। 18 साल स्पीकर की कुर्सी पे खड़े होने का। अब आप मुझे ये बताइए कि ये इतना, एक तो पहली बात है अंधोनाक वाकया हुआ और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसमें इतनी जानें चली गई। और इसमें ये देखें, इसके अगर मैंने मनफी पहलू निकालने ना तो मैं 1000 आपको इसमें बुराइयां निकाल दूंगा। लेकिन हमें ये देखना है कि किसी के दिलों के ऊपर लिखा हुआ है, क्या ऐसा नहीं होता? क्या हकीकत ये नहीं है कि राशिद मिन्हास के साथ जो एयरफोर्स पायलट थे वो भी जो है वो गद्दार थे और उन्होंने जो है वो राशिद मिन्हास को मजबूर कर दिया, शहादत की तरफ ले गए वो। तो फिर इसका मतलब यह है कि सारा मतलब सिस्टम गलत है। एक आदमी, इक्के दुक्के वाकयात हर जगह होते हैं, हर महकमे में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्शंस नेवर मेक अ रूल। मसला यह है कि हमें सिक्योरिटी के जो फोर्सेज हैं उन्होंने अगर कोई तहकीकात की हैं, उन्होंने कोई ताने बाने मिला के जोड़ा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि केपी के अंदर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, आप उसी का आप अंदाजा कर लें कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर वजीर आजम ने बोला, शहबाज शरीफ साहब ने, कि 512 अरब हमने पिछले 10 सालों में उनको दिए हैं वफाक ने। और 512 अरब में जो अभी मैं, क्योंकि केपी जो उनके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि 96% जो बजट है वो तो सिर्फ तनख्वाहों के अंदर जो है वो और पेंशनों के अंदर लग गया। तो 4% जो है वो सिर्फ जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास आया। आपको याद होगा कि बन्नू के अंदर जो है वो एक थाना जो है वो उनके ऊपर, और वो था भी सीटीडी का थाना था, उसके ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। फौज के कप्तान को बुलवाना पड़ा, पूरे सूबे की पुलिस, पूरे सूबे की काउंटर टेररिज्म, पूरे सूबे के दीगर इदारे उसको नहीं छुड़वा सके। कमाल ये है कि फौज का एक कप्तान आता है एसएसजी का अपने साथ 8-10 लोगों को लेके, और पता चलता है कि वो सबको जो है वो फारिग कर देता है। तो ये देखें, ये चंद चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बड़े गौर तलब मामलात हैं, और इसके अंदर हमें जो मुल्क के इस टाइम पे एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमें लोगों को ब्लेम गेम नहीं करना, बल्कि मुश्तरका बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो ऑपोजिशन है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो कोई भी है, उन सबको मिल के हल तलाश करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सरफराज साहब, आपकी जमात के ऊपर ये बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि प्रोपेगेंडा फैलाने में पीटीआई सबसे आगे है। फॉर एग्जांपल सर, मेरे सामने मैंने भी कुछ एक कोट पढ़ा आपके सीनियर लीडर का, शोएब शाहीन साहब का। असद अली तूर साहब ने भी ऐसे ट्वीट किया था और कहा था कि जब भी ऐसे धमाका हो तो ये चेहरे याद रखना, नीचे चेहरे हमें ज़ियाउल हक के नज़र आ रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद के नज़र आ रहे हैं, जनरल बाजवा के नज़र आ रहे हैं। मंजूर पश्तीन साहब ने ऐसा बहुत प्रोपेगेंडा किया है, आपकी लीडरशिप की जानिब से किया जाता है। और जब ये हमला हुआ था तो कहा गया था कि ड्रोन हमला है, ड्रोन हमला है, और ये सारी हकीकत छुपाई जा रही है। आप इसके ऊपर किस तरह दिफा करेंगे अपनी जमात का सरफराज साहब? देखिए जरा, बात पता क्या है, बात यह है कि यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करना is easy. What Pakistan has been through over the years. खान साहब के ज़माने में ड्रोन हमला, उस वक्त उनको गलतफहमी हुई होगी बिकॉज अटैक्स हो रहे थे। ये सारा कुछ इमरान खान के दौर में क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज चीज़ों का फोकस ज़रा कुछ और चीज़ों की तरफ था।
अभी मेरे भाई ने यहाँ पे बात की कि जी एक कप्तान आता है तो वो आके इस तरह करता है। एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल में फौजियों के बच्चे थे जब उस पे अटैक हुआ था, वो भी बुरा था। पुलिस लाइन पे जो अटैक हुआ वो भी बुरा था। पाकिस्तान में किसी किस्म की भी दहशतगर्दी हो, वो फॉरेन फंडेड हो, जो कि होती है, उसको रोकना भी जरूरी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना भी जरूरी है, लेकिन हमें अपना फोकस दुरुस्त करने की जरूरत है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ड्रोन हमला था और बाद में ड्रोन को छोटी सी चीज नहीं होती जो छुप जाएगी। इन चीजों को प्रेजेंट करने की बात है। एकदम हालात खराब हुए थे और उस वक्त लगा यूं कि जैसे ड्रोन धमका हुआ, लेकिन ड्रोन अटैक्स भी पाकिस्तान पे वो नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा हुए। हमारा, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, वो खा पीटीआई हो, मैं तो दूसरी जमातों को भी नहीं कहता कि हमारा ये, हम वैसे ही इंटरनेशनली ऐसे खिते में बैठे हैं कि हमें चारों तरफ से खतरात लाक हैं। हमारा फोकस दुरुस्त नहीं है। हमें इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करने की जरूरत नहीं है। और इन पे, और बाकी जहां तक रही बात, आपने कुछ इलाज के मुतालिक भी कुछ कहा था कि जी कानून पास होना चाहिए, कानून हया करने का पास होना चाहिए। अस्पतालों में ये कानून नहीं कभी पास होते थे कि आप इलाज पाकिस्तान से कराएंगे कि बाहर से कराएंगे। इमरान खान आपके सामने मिसाल है। शौकत खानम अस्पताल पाकिस्तान में बनाया, जितनी दफा खान साहब को गोलियां भी लगी तो उनका इलाज पाकिस्तान में हुआ। नवाज शरीफ साहब के जब प्लेटलेट्स, जब इनको 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देकर बाहर गए थे, तो उस वक्त यूं लगता था शायद आज नहीं तो कल खुदा न खास्ता शायद उनकी जान ही चली जाए। और इसी तरीके से सारी नून लीग पोर्ट्रे कर रही थी, और वहां जाके उनकी लाल गालें और उनकी सेहत और उनका हाइड पार्क में घूमना फिरना और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग करना, मैकडॉनल्ड्स की फोटोज हम सारों ने देखी। उसमें कौन सी ढकी छुपी बात थी? मरियम नवाज साहबा को डिफेंड करने के लिए उनकी, हमारी जो खातून बहनियां बैठी थी, उन्होंने एतजाज अहसन साहब पे अटैक कर दिया कि एतजाज अहसन को उसकी पार्टी वो कर नहीं रही और को नून लीग तो लिफ्ट करा नहीं रही। एतजाज अहसन साहब नून लीग में थे कब? वो इतने बदकिस्मत कब थे कि उनको नून लीग के इस किस्म वो की कह रहे पीपल्स पार्टी उनको लिफ्ट नहीं करा रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एतजाज अहसन साहब एक सीनियर आदमी है। अगर वो पीपल्स पार्टी की लिफ्ट वो मांग ही नहीं रहे, अगर वो किसी मौके पे बड़े क्लियर हेडेड आदमी है और वो इस तरह की बात अगर खुल के कहीं पे करते हैं, तो मेरा निकाल वो तो पीपल्स पार्टी में रहते हुए भी पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ भी कर जाते थे। कितने लोगों में ये जुर्रत है? और अगर एक आदमी जुर्रत करता है तो उसको आप इस तरीके से निगेट तो नहीं कर सकते। करेक्ट। बाकी इनको अस्पताल बनाने पड़ेंगे। और ये स्मॉग जो है ना, मरियम नवाज साहबा की सेहत बिल्कुल ठीक है। एतजाज अहसन साहब ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, और जब वो वापस आएंगी उनको इलाज कराने के लिए ये टाइम जिसने भी कहा है ना, ठीक कहा है कि मोहतरमा यहाँ तो इतना धुआं, इतना मिट्टी कटा और इतनी स्मॉग है, बेहतर ये है कि आपकी की सेहत खराब ना हो जाए। सेहत उनकी वैसे ठीक है। उन्होंने कहा व्हाई नॉट चूज दिस टाइम, जब पाकिस्तानी इस स्मॉग के हाथों मर रहे हैं, आप जाके सैर करके आए और जाके अपना छोटा मोटा जो इलाज कराना है वो बाकी फिर रही है, वहां पे कुछ नहीं उनको ऐसा किसी किस्म का उनको कोई इशू नहीं। बिल्कुल ठीक। थेबो साहिबा, आई होप यू अच्छा, कैन हियर मी। इजाजत दीजिएगा सरफराज साहब, थेबो साहिबा भी वापस आ गए, उनको डिस्कशन में शामिल करना जरूरी है। थेबो साहिबा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हम भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान बुलाना चाहते हैं, पर भारत से सिर्फ आ रहा है गंदा धुआं और कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बीमार हो रहे हैं। क्यों इंडियन टीम आएगी जब उसको मालूम है कि यहाँ पे कैसा इस वक्त धुआं फैला हुआ है, स्मॉग फैली हुई है। लेकिन मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि यकीनन हमारे फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है, सहूलतकार को गिरफ्तार किया है, बट जो लोग इस दहशत गर्दी और इस खुदकुश हमले को ड्रोन हमला कहते थे, इनसाइड जॉब कहते थे, जो प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाते थे, डू यू थिंक कोई एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए? थेबो साहिबा जी बिल्कुल होना चाहिए। आपको पता है इस प्रोपेगेंडा और झूठ और गलत खबरों की वजह से कितना मुल्क को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लोग झूठ सुन सुनकर बेजार हो गए और पता नहीं चलता कि सच क्या है झूठ क्या है। और ये झूठ और प्रोपेगेंडा, झूठी प्रोपेगेंडा किसने फैलाई, किसने शुरू की? ये भी पीटीआई का। उन्होंने झूठ भी फैलाया, गालियां भी दी, बदतमीजी भी की, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा उनका वतीरा रहा है कि झूठ फैलाओ और अपना काम करो। जो भी बात सच होती है वो सच नहीं। ये कहते हैं कि मरियम नवाज बीमार नहीं है, ये सर्टिफिकेट क्यों बांट देते हैं? ये तो उस वक्त भी कहते थे जब मोहतरमा कलसूम नवाज बीमार थी, तो वो कहते थे कलसूम नवाज बीमार नहीं है। ये इस तरह से ये वो, क्योंकि ये इनका लीडर जो है ना वो झूठ बोलता था क्योंकि मेरी टांग जो है टूटी हुई है। जब पता चला कि भाई ये तो दौड़ रहा है, इसकी टांग तो कोई टूटी नहीं हुई थी,
तो इस तरह से ये झूठ तो जो गलत प्रोपेगेंडा आ रहा है उसके लिए कानून साजी भी होनी चाहिए। मेरे भाई ने सही कहा था कि इसके लिए कानून साजी होना चाहिए कि इस तरह के जो झूठ बोलता है, झूठी प्रोपेगेंडा फैलाता है, उनको सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सूरत थेबो साहिबा थी, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब थे, मोहम्मद अली सरफराज साहब थे। आप सबका शुक्रिया। एजाज साहब, जमीर घुमरो साहब का भी शुक्रिया। आखिर मैं बताऊंगा अपनी कौम को, IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद में जारी हैं। IMF ने वाज़ेह कर दिया है कि 189 बिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया है, इसलिए या तो आप मिनी बजट लेकर आएँ या फिर मजीद टैक्सों का बोझ अवाम पर डालें। अवाम मजीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताजिर दोस्त की मुकम्मल फेल हो गई, जहाँ 10 अरब जमा होने थे 17 लाख जमा हुए हैं। तवक्को ये की जा रही है कि अब ताजिर से दोस्तियों का नया रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन यह भी कहा गया है वज़ीर तवानाई की जानिब से कि अब गैस महंगी होगी, बिजली को हम सस्ता करने की कोशिश करेंगे। बिजली सस्ती मिल जाए, पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।